कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। राहुल, सिया और विक्रम का प्यार देखकर राज की भी आंखें भर आई। वो अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, ये सीन देखने को आंखें तरस गई थी। भगवान तुम सबको बुरी नज़र से बचाए। ऐसे ही सब बातें करते रहे। प्रेम नासिर से दवाइयों के बारे में जानकारी ले रहा था। उन्होंने तय किया कि वो मिलकर हॉस्पिटल खोलते हैं। विक्रम बोला, ललित, वो फैक्ट्री वाली जगह जो हमने खरीदी थी उस पर हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। हाँ, हॉस्पिटल के लिए परफेक्ट जगह है, ऐसा करते हैं, ललित बोला। बहुत अच्छी बात है, आइडिया बुरा नहीं है, राहुल बोला। पापा, मैं इनके लिए कुछ और भी करना चाहता हूँ। इनका बड़ा बेटा है, चंडीगढ़ पढ़ता है, कई सालों से नहीं मिले हैं। इन्हें उससे मिलवाना है। फिर इनके गांव में फ़ोन के लिए टावर लगवा दे। अगर वहाँ फ़ोन की सुविधा होती तो मैं आपको होश में आते ही फ़ोन कर देता। फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत है। पापा, मैं ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। राहुल बोला, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। राज, कल प्राइवेट जेट से इसे चंडीगढ़ लेकर जाना, आज ही अरेंज कर लो। ठीक है विक्की। पापा, मैं भी जाना चाहता हूँ, विक्रम बोला। नहीं बेटा, तुम हमें इतने समय बाद ऐसे हालात के बाद मिले हो, हम तुझे अभी नहीं जाने देंगे। राज अंकल जा तो रहे हैं बेटा, सिया बोली। मम्मा, इनके एहसान है मुझ पर, मुझे करने दो, विक्रम ने रिक्वेस्ट की। आंटी, आप चिंता न करें, मैं चला जाता हूँ इसके साथ। हम बहुत देर से ट्रिप पर नहीं गए, ललित बोला। हाँ आंटी, मैं भी चला जाऊँगा, सुशील बोला। क्यों, मुझे छोड़ दोगे कमीनों? मैं भी चलूँगा, छुट्टी अभी ले लेता हूँ। कितने दिन की लेनी है? प्रेम बोला। लो सिया, ये तेरे चंडाल चौकड़ी सारी तैयार हो गई, चल जाने दे इन्हें, इनके साथ मुझे कोई डर नहीं है। फिर 2 डॉक्टर हैं साथ में। राज, तू रहने दे, बस कल के लिए उन्हें इन्फॉर्म कर दे, राहुल बोला। ठीक है, लेकिन कल रात को वापस आना होगा, सिया बोली। अब्बू, आप हामिद के पास रुकोगे? विक्रम ने पूछा। नहीं, रुक नहीं सकता, वहाँ अमीना भी अकेली है, फिर मरीज भी परेशान हो रहे होंगे। ठीक है बहन जी की बात ठीक है, हम रात तक वापस आ जाएंगे, नासिर बोला। ओके मम्मा, आप जीते, हम रात तक वापस आ जाएंगे। अब तो खुश, सुबह जल्दी निकलेंगे, विक्रम बोला। भाई साहब, हामिद को क्या पसंद है? सिया ने पूछा। बहन जी, मुझे क्या पता, हमने उसे 1 साल से नहीं देखा, जाकर पता चलेगा। पहले तो उसे सूजी का हलवा बहुत पसंद था, अब पता नहीं क्या पसंद होगा, नासिर बोला। माँ के हाथ का कुछ भी बना हो वो पसंद करेगा। मेरी माँ भी अम्मी की तरह ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, विक्की बोला। राहुल हंस पड़ा। आप क्यों हंस रहे हो? क्या मैं खाना अच्छा नहीं बनाती? सिया बोली। राहुल, आप सबके सामने सिया का मजाक नहीं उड़ा सकते, प्रीत बोली। अरे देवी माँ, मैंने कब कहा कि अच्छा खाना नहीं बनाती? मुझे तो वो वक्त याद आ गया था जब हम तुम्हारे घर गए थे, तब इसे खाना बनाना नहीं आता था। उस वक्त मैंने इससे पूछा कि तुम्हें खाना बनाना आता है, तो पता है ये क्या बोली? हाँ जी, मैं मैगी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। बस ये बात याद करके हंसी आ गई थी। पर सच में इसकी मैगी भी सबसे स्वादिष्ट मैगी थी जो मैंने खाई थी। उसकी बात सुनकर सारे हंस पड़े। सिया शर्मा गई। रात को नासिर और राशिद को एक कमरे में ठहराया। उन्होंने इतना शानदार कमरा देखा नहीं था। राशिद बेड पर लेटा तो वो उछलकर देखने लगा। बोला, अब्बू, ये गद्दा कितना नर्म है, मैं लेकर जाऊंगा। ठीक है, अब सो जा, सुबह हामिद के पास जाना है। उन्होंने राशिद को सुलाने के चक्कर में ठीक है कह दिया। उन्हें पता था कि अगर मना कर दिया तो वो पीछे पड़ जाएगा, फिर रात भर रोता रहेगा, सो उसने कुछ नहीं कहा। विक्की और उसके दोस्त विक्की के कमरे में आकर बैठ गए। वो सब विक्की से उसके वहाँ गुजारे दिनों के बारे में बातें करते रहे। फिर विक्की ने प्रेम से पूछा, तेरी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची? शादी की बात की? तेरे बिना कैसे शादी की बात करते? अब आ गया है ना तो लाइन लगा देंगे शादियों की, सबका भी चौला तू ही बनेगा, प्रेम बोला। हाँ यार, मैं तो उस दिन जब यहाँ से गया था तो मेरे पापा ने पकड़ लिया था। ड्यूटी का नाम लेकर बचा, घर जाकर फिर क्लास लगी। कहते हैं लड़कियों को घुमाने चला गया, बाप को वहीं छोड़ दिया। यार, मेरी शादी को तो मुश्किल ही लगती है, मुझे तो लगता है भागकर ही शादी करनी पड़ेगी, सुशील बोला। फिक्र ना करो, तब कैसा फियर जब विक्की इज़ हियर, विक्रम ने अपने स्टाइल में कहा। देखो, सबसे पहले ललित की शादी करवा देते हैं, दीदी की शादी के बाद से बेचारी अकेली रहती हैं, उसके बाद प्रेम की और फिर सुशील की। इसका पापा खुद ही कहेंगे, निकम्मे, तेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, अब तू भी कर ले, विक्रम ने सुशील के पापा की आवाज़ निकालते हुए कहा।
यार हम सब की बात तो कर ली, तेरी शादी का क्या? तुझे पता है जूही कितने फ़ोन करती रही। मैं उसे क्या कहता, कहा कि मिशन पर गया है, फिर कहता अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। मैंने तो सीमा से भी बात करना छोड़ दी, क्योंकि वो भी तुम्हारे बारे में पूछती थी और मुझे तेरी याद दिलाती थी। और अकेला मैं ही नहीं, ये दोनों भी निशा और अनिका से नहीं मिले, क्योंकि वो भी इन्हें तेरी याद दिलाती थी, ललित ने बताया। मैं पहले पूरी तरह फिट हो जाऊं, फिर शादी करूंगा। बाकी अब मैं आ गया हूं तो सब ठीक हो जाएगा, विक्रम बोला। काफ़ी देर बात करने के बाद विक्की बोला, चलो यारों जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। सभी अपने अपने कमरे में चले गए। विक्रम उठा और राहुल को मैसेज किया, पापा आप सो गए क्या? राहुल का रिप्लाई आया, नहीं अभी तो हम जाग रहे हैं, मुझे आप दोनों के साथ सोना है, विक्रम ने लिखा। आजा, राहुल बोला। विक्रम उसी वक्त उठकर राहुल के कमरे में गया। राहुल दरवाजे पर खड़ा था। विक्की आया तो उसके कंधे पर बाँह रखकर उसे अंदर ले आया। सिया भी उसका वेट कर रही थी। उसे देखते ही बोली, आ गया मेरा बेटा, मैं भी तेरे कमरे में आने वाली थी, पर मुझे लगा कि तू अपने दोस्तों के साथ सोएगा। नहीं, सुबह जल्दी जाना है ना, इसलिए उन्हें उनके कमरों में ही भेज दिया। मुझे आप दोनों की बहुत याद आती थी वहाँ। जब अम्मी राशिद को लोरी सुनाती थी तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता था। आपका वो कहानियाँ और लोरी सुनाकर मुझे सुलाना याद आता था। पापा का वो आपसे मेरे लिए लड़ना याद आता था। आपकी हर बात याद आती थी। आज जब घर आया तो लगा मानो मैं फिर बच्चा हो गया हूँ, आपके घर आ गया हूँ। माँ मुझे फिर लोरी सुना दो ना। विक्की दोनों के बीच सीधा लेटा हुआ था। दोनों उसकी तरफ मुँह करके लेटे थे। राहुल और सिया दोनों प्यार से उसके सिर को सहला रहे थे, जैसे वो बचपन में करते थे। सिया लोरी गाने लगी, यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। दोनों अभी भी उसका सिर सहला रहे थे और विक्रम सो भी गया। दोनों ने एक साथ उसके सर पर किस किया, एक दूसरे को गुड नाइट कहा, फिर विक्रम पर हाथ रखकर सो गए। आज बहुत दिनों बाद सबको अच्छी नींद आई। विक्रम, ललित, प्रेम, सुशील, राशिद और नासिद सब प्राइवेट प्लेन में बैठे चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे। राशिद बहुत खुश था, वो पहली बार प्लेन में बैठा था। 1 घंटे में वो चंडीगढ़ पहुंच गए। बाहर 2 कारें पहले से ही उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने हामिद के नंबर मिलाकर नासिर को दिया। नासिर बोला, क्या हाल है हामिद, कैसा है तू, इस वक्त कहाँ है? अब्बा मैं पढ़ रहा हूँ, कॉलेज में हूँ, हामिद बोला। वो हम दिल्ली आए हुए थे, कोई तेरे बारे में पूछ रहा था कि तू किस कॉलेज में है और क्या कर रहा है, ये ले तू ही बता दे, नासिर ने कहकर फ़ोन विक्रम को पकड़ा दिया। हेलो, मैं विक्रम ओबराय बोल रहा हूँ, आप क्या पढ़ते हैं? जी मैं MBBS कर रहा हूँ, मैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में हूँ। नासिर ने उससे बात करके फ़ोन काट दिया। सब उसके कॉलेज पहुँच गए। जब वो चारों कार से उतरकर कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ चले तो सब उनकी तरफ ही देख रहे थे। राशिद और नासिर को भी कोट पैंट पहनाया हुआ था। विक्रम तो दूर से ही एक परफेक्ट मॉडल लग रहा था। रिसेप्शनिस्ट बोली, जी क्या काम है? हमें हामिद से मिलना है, MBBS सेकेंड ईयर। रिसेप्शनिस्ट ने सामने बैठने को कहा और ख़ुद फ़ोन किया। हेलो जी, हामिद को भेज दीजिए। वो लोग बैठने की जगह बाहर वेट करने लगे। इतने में हामिद आया। वो इन सबको देखकर डर गया। राशिद ने भागकर उसे गले लगा लिया। भाईजान, अरे राशिद तू तो कितना बड़ा हो गया है। अब्बू कैसे हैं आप, आज अचानक कैसे आ गए? वो नासिर से गले लगते हुए बोला। नासिर ने उसे सबसे मिलवाया और विक्रम के बारे में बताया। हामिद ने विक्रम का शुक्रिया अदा किया। विक्रम ने उसे गले लगाकर कहा, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, आपकी फैमिली ने जो मेरे लिए किया है वो एहसान मैं सारी उम्र नहीं भूल सकता। फिर वो नासिर को बोला, अब्बू आप अपने बेटे से बातें कीजिए, हम लोग चंडीगढ़ घूम आए। फिर वो चारों उन्हें छोड़कर निकल पड़े। वो पहले रॉक गार्डन गए। वो वहाँ पर रखी कलाकृतियों को देखकर हैरान हो रहे थे। ऐसी अद्भुत शांति और सौंदर्य उन्होंने दिल्ली में नहीं देखा था। ये कई घंटे रॉक गार्डन में घूमते रहे। रॉक गार्डन के कई पार्ट थे, सबकी अपनी ही सुंदरता थी। हर पार्ट एक दूसरे से सुंदर था। चारों खूब एंजॉय कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ भीड़ नहीं थी, भीड़ बहुत थी। भारतवर्ष से लोग घूमने आए हुए थे, पर शांति इतनी थी मानो सारा खाली हो। उनका मन लग रहा था। वो कई घंटे घूमते रहे। फिर वहाँ से निकलकर वो सुखना लेक देखने चल दिए। सुशील बोला,
चंडीगढ़ अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। सच यार, बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ के लोग भी सुंदर हैं, गरीबी तो दिखती ही नहीं। ऐसा लगता है सभी अमीर हैं। मेरा भी मन कर रहा है यहाँ घर ले लूँ। ललित, पता करना, लेना लेक फेमस है, विक्रम बोला। सब लेक के पास आ गए। वहाँ शांति थी, मन करता वहीं रुक जाएं। वो लोग बोटिंग करने लगे। लेक दूर तक फैली हुई थी। दिल्ली की भाग दौड़ से कुछ पल चुरा कर यहाँ बिताना बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखते देखते शाम होने लगी। वो लोग वहाँ से निकलकर रोज़ गार्डन की तरफ चल दिए। लेक से कार से आधे घंटे में रोज़ गार्डन पहुँच गए। रोज़ गार्डन में किस्म किस्म के गुलाब लगे थे। दुनिया में जितने भी गुलाब पाए जाते हैं उनकी हर किस्म यहाँ पर लगी थी। ये भी बहुत दूर तक फैला हुआ था। रोज़ गार्डन घूमने के बाद वो खाना खाने रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ खाना खाते हुए विक्रम ने राशिद को याद किया। अगर वो साथ होता तो ये सब देखकर कितना खुश होता। उसे घूमने का बहुत शौक़ है। वो तो बचपन से कभी गांव से बाहर नहीं निकला था। वो दिल्ली को देखकर बहुत हैरान हो रहा था। विक्की, तू उसके साथ रहकर आया, तुझे उससे लगाव हो गया लगता है। तू हर बात में उसका नाम लेता रहता है, प्रेम बोला। हाँ यार, 4 महीने उसके साथ गुजारे हैं, आदत सी हो गई है उसकी। वो कम वक्त भी सारा दिन मेरे पास बैठा रहता था, स्कूल भी नहीं जाता था, विक्रम बोला। उसने नासिर को फ़ोन किया। हेलो अब्बू, हो गए फ्री? आ जाएं आपको लेने, वापस जाने का समय जो हो गया है। बेटा, इसके चाचा कह रहे हैं इतने सालों बाद आए हो, आज रुक जाओ। अब्बू तो रुक जाओ, सुबह चल पड़ेंगे। पर बेटा, तेरी मम्मी ने कहा था कि रात को लौट आना, नासिर बोला। उन्हें पता है कि मैं ऐसा ही हूँ, एक दिन कहकर कई दिन वापस नहीं आता। आप चिंता ना करें, मैं उन्हें फ़ोन कर दूँगा। आप हामिद को अच्छी तरह मिल लो, सबकी शिकायत दूर कर दो। राशिद खुश है? हाँ, बहुत खुश है। उसने ऐसा शहर कभी देखे ही नहीं। और तुम लोग भी आ जाते बेटा, नासिर बोला। नहीं अब्बू, आपके भाई परेशान होंगे, यहीं उन्हें काम में लगाना। हम अपना घूम फिर रहे हैं, रात को होटल में रुक जाएंगे, आप मस्त रहो, विक्रम बोला। वो जगह जगह तस्वीरें खींचकर राहुल, सिया और अपने अपने घर भेज दी। सुशील के पापा ने फ़ोटो देखते ही फ़ोन किया और बोले, झूठे बदमाश, तू तो कह रहा था विक्की खो गया है, उसके मम्मी पापा के पास रहना है। अब ये चंडीगढ़ घूम रहे हो, वो भी विक्की के साथ। ये बुद्धू किसी और को बनाया कर। ड्यूटी क्या तेरी जगह तेरा बाप जाएगा, घूमने की पड़ी है। अरे पापा, विक्की कल ही वापस आया है, जिसने उसे बचाया था हम उसके साथ आए हैं। विक्की आ रहा था तो हम भी आ गए, सच कह रहा हूँ, चाहे तो इन चारों से पूछ लो, सुशील बोला। रहने दे, तुम सारे तो एक ही जैसे हो, चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ विक्की ठीक है, कब वापस आओगे? मैं भी मिल लूँगा। बिल्कुल ठीक है वो? हाँ जी बिल्कुल ठीक है पापा, जब वापस आए तो बता दूँगा, कहकर सुशील ने फ़ोन काट दिया। पास बैठे तीनों हंस रहे थे। सुशील बोला, दांत क्या निकाल रहे हो? अगर मेरे पापा मुझे निकम्मा समझते हैं तो तुम लोगों को भी कोई खास अच्छा नहीं समझते। कह रहे थे कि चोर चोर मौसेरे भाई, समझे? कहकर वो भी हंसने लगा। सब दिल्ली वापस आ गए थे। वापस आते ही प्रेम विक्रम से विदा लेकर हॉस्पिटल चला गया। उसने अपना सामान भी साथ ले लिया और सिया से बोला, अच्छा आंटी अंकल जी, अब मैं चलता हूँ, मेरे पेशेंट मेरी वेट करते होंगे। अब विक्की आ गया है तो मैं भी अपने घर चलूँ। ठीक है बेटा, तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर गर्व है। तुम लोगों को किसी की नज़र ना लगे, राहुल बोला। प्रेम, मैं जल्द ही हॉस्पिटल बनाने की सोच रहा हूँ, तू फ्री होकर फ़ोन करना, हम साइड देख आएंगे। चल बाय, विक्रम बोला। प्रेम ओके कहकर चला गया। आज शनिवार था तो सुशील की छुट्टी ही थी। ललित भी विक्रम के कारण गया नहीं, वो भी उसके साथ ही बैठे थे। सिया और राहुल भी विक्रम के कारण काम पर नहीं गए। सिया किचन में थी, बाकी सभी लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। विक्रम ने राहुल के आगे चंडीगढ़ की तारीफ इतनी की कि वो बोला, चलो वहीं चलकर रहते हैं। इतना सुनने के बाद रुका नहीं जा रहा। विक्की, अगली बार हम सभी चलेंगे। हाँ पापा, हर साल फरवरी के अंत में, मतलब 26, 27, 28 को 3 दिन का रोज फेस्टिवल होता है। उस समय रोज गार्डन के सारे फूल खिले होते हैं, हर तरफ रौनक ही रौनक होती है। बहुत ही खूबसूरत शहर है, देखने लायक है पापा, वहाँ की लड़कियाँ भी बहुत खूबसूरत हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कब सिया उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। सिया ने तिरछी नज़रों से उन दोनों की तरफ देखा। सामने बैठे सब देख रहे थे कि अब तो विक्की और अंकल गए काम से, लेकिन विक्रम और राहुल कोई आम लोग नहीं थे, वो हमेशा सतर्क रहते थे। राहुल बोला, यार हमें बाकी लड़कियों से क्या लेना, सबसे खूबसूरत तो हमारे साथ होंगे।
हाँ पापा, उल्टा हमें औरों से लड़ना पड़ेगा जब हर कोई हमारी वाली को देखेंगे। विक्रम ने भी मौक़ों पर चौका लगा दिया। सिया का मूड उसी वक्त ठीक हो गया। वो वापस किचन की तरफ मुड़ गई। राहुल और विक्की ने गहरी सांस ली। बाकियों के भी सांस में सांस आई। सब फिर से बातों में लग गए। नासिर इन सब को देख रहा था कि कितने अच्छे लोग हैं, इतने अमीर हैं, फिर भी जरा सा घमंड नहीं है। राशिद तो सिया के पीछे पीछे घूमे जा रहा था। सिया भी उसके साथ खुश हो रही थी। वो कुछ कहता तो सिया ध्यान से सुनती, फिर समझने की कोशिश करती और उसे दे देती। उसने कुछ खाया था, उसका सारा मुंह गंदा हो रखा था। सिया घुटनों के बल बैठी और अपनी चुन्नी से उसका मुंह साफ करने लगी। विक्रम को जलन महसूस हुई। उसे लगा कि ये सिर्फ मेरा हक है। उसने राशिद को अपने पास बुलाया, लेकिन वो बोला, मैं तो मम्मा के साथ ही रहूँगा। विक्रम को और जलन हुई। उन्हें मम्मा तो सिर्फ मैं कह सकता हूँ। तभी उसे याद आया कि वो खुद राशिद की अम्मी को अम्मी कहता है, तो राशिद को कैसा लगता होगा। ये सोचकर उसने खुद को संभाल लिया। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि डोरबेल बजी। सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे। सुशील और प्रेम के पापा आए थे। सुशील के पापा आर्मी से रिटायर्ड थे और प्रेम के पापा डॉक्टर थे। वो विक्की को पता लगाने पर मिलने आए थे। राहुल ने उठकर आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाए। वो सारे भी खड़े हो गए। विक्रम, ललित और सुशील ने उनके पैर छुए। उनको देखकर राशिद ने भी आकर उनके पैर छुए। राहुल ने उन्हें लेकर सोफे पर बिठाया। सुशील के पापा बोले, वो तो कल मैंने ही फ़ोन कर लिया, वरना इस निकम्मे ने तो बताना ही नहीं था। और सुनाओ विक्की, बेटा कैसे हो? तुमने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया था। चलो, भगवान ने हमारी सुन ली, तुम वापस आ गए। ललित धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वो सुशील पर हंसते थे क्योंकि वो उसके पापा उसे हमेशा गालियाँ निकालते रहते थे। सुशील ने उसकी तरफ देखा। उसने उसको कोनी मारी और आंखों से इशारा किया कि चुप हो जा, नहीं तो मार डालूंगा। ललित मुंह नीचे करके बैठ गया। बेटे, अब तबीयत कैसी है? प्रेम बता रहा था कि किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने इलाज किया तुम्हारा। प्रेम के पापा बोले, हाँ जी अंकल जी, बहुत असरदार इलाज था। मेरे 7 गोलियां लगी थी, पर अब देखिए कहीं कोई निशान भी नहीं रहा। खून की बहुत कमी हो गई थी, इन्होंने दवाइयों से ही खून पूरा कर दिया। फिर उसने नासिर की तरफ हाथ करके कहा, अंकल ये हैं वो डॉक्टर जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई है, डॉक्टर नासिर, और ये इनका बेटा राशिद है, विक्रम ने बताया। ओह गुड, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, सुशील के पापा बोले। नमस्ते, प्रेम के पापा बोले। नासिर ने भी दोनों को आदाब किया। फिर प्रेम के पापा उनसे बातें करते रहे। दोनों की माँ नहीं थी। सुशील की माँ का 2 साल पहले देहांत हो गया और प्रेम के मम्मी पापा का तलाक हो गया था और उसके पापा ने उसे रख लिया था। भाई साहब, धन्यवाद आपका, आपने सुशील और प्रेम को यहाँ रहने दिया। उन बच्चों के कारण हम वो बुरा वक्त काट पाए, नहीं तो हमने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, सिया बोली। नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए। हमारे बुरे वक्त में आप लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। इस बार हमने कर दिया ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम के पापा बोले। और क्या बहन जी, सुशील और विक्की में कोई फ़र्क है क्या? जब भी ज़रूरत होगी हम हमेशा हैं आपके साथ, सुशील के पापा बोले। वो वापस जाने लगे तो सुशील भी सबसे विदा लेकर पापा के साथ चला गया। सिया बोली, विक्की बहुत अच्छे दोस्त हैं तेरे, महीने भर हमारे लिए यहीं रहे। तू नहीं था तो ये दिन रात हमारे साथ रहे, हमें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा। भगवान तुम्हारी दोस्ती यूं ही बनाए रखे, सिया विक्रम से बोली। विक्रम ललित को गले लगाता हुआ बोला, ये तो है ही, दोस्तों से बड़ी कमाई कोई नहीं होती। ललित बोला, अच्छा विक्की, अब मैं भी चलूँ? माँ और साक्षी भी कितने दिनों से अकेले हैं। चल तुझे मैं छोड़ाता हूँ। विक्रम ने सिया की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो बोली, ड्राइवर ले जाओ। राशिद भी उनके साथ चल दिया। वो लोग उसे दिल्ली बाजार ले गए। उसे ढेरे खिलौनों देकर दिए। राशिद हर चीज़ देखकर खुश हो जाता था। राशिद के लिए खिलौने लिए तो विक्रम को जूही की याद आ गई। उसे याद आया कैसे वो आश्रम के एक एक बच्चे के लिए खिलौने लेकर जाती थी। उसने ललित से कहा, ललित आश्रम चलें? चलना चाहते हो तो चलो, पर जूही वहाँ नहीं है। वो रोज़ तुम्हारे बारे में पूछने के लिए मुझे फ़ोन करती थी। पहले तो मैं आजकल करता रहा, फिर मैंने उसका फ़ोन उठाना छोड़ दिया। फिर उसने आंटी को फ़ोन किया। आंटी ने कह दिया कि मिशन पर गया है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। फिर कुछ दिन बाद उसने अंकल को फ़ोन किया। तब अंकल ने चीफ अंकल से कहकर जूही को पूड़े बुला लिया। अब देख लेना, या तो उसे फ़ोन करना या सरप्राइज़ देना।
अब जल्दी तो मम्मा जाने नहीं देगी, पापा से बात करूँगा, देखते हैं क्या कहते हैं, विक्रम बोला। वो लोग ललित के घर गए। घर में उसकी छोटी बहन अनन्या और माँ थी। विक्रम को देखकर वो भी खुश हो गए। अनन्या बोली, भैया आप आ गए, माँ भगवान ने तुम्हारी सुन ली, भैया वापस आ गए। वो विक्रम के गले लग गई। विक्रम ने उसके सर पर हाथ रखा और प्यार देते हुए बोला, जब माँ और बहन की दुआएं साथ हो तो मुझे क्या हो सकता है। ललित और विक्रम ने आंटी के पैर छुए। आंटी ने उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। राशिद ने भी उनके पैर छुए। आंटी ने विक्रम की तरफ देखा तो उसने बताया, राशिद और उसके परिवार ने मेरी जान बचाई है। आंटी ने उसे अपनी गोद में लेकर प्यार किया। फिर अनन्या चाय बनाने चल दी। राशिद चुपचाप सोफे पर बैठ गया। ललित उसे अपने साथ ले गया और घर दिखाया। राशिद जल्दी घुल मिल जाता था। वो घर देखने के बाद किचन में अनन्या के पास आ गया। अनन्या ने उसे खाने को पकौड़े दिए। उसे अच्छे लगे। वो और मांगने लगा। उसे विक्रम का हर दोस्त और उनके घर अपने जैसे लगते थे। दोपहर को वो अपने घर वापस आ गए। नासिर राहुल के साथ बैठा बात कर रहा था। हम कल चले जाएंगे, हमें इतने दिन हो गए हैं, रुबीना परेशान हो रही होगी। ये लो, रुबीना से बात कर लो, राहुल ने नासिर को फ़ोन पकड़ाते हुए कहा। नासिर को लगा मजाक कर रहा है। वो बोला, साहब क्यों गरीब से मजाक कर रहे हो। विक्की बोला, ले तू बात कर ले। राहुल ने विक्रम को फ़ोन पकड़ा दिया। विक्रम ने फ़ोन कान को लगाया तो दूसरी तरफ से रुबीना की आवाज़ आई, हेलो राशिद के अब्बू। अम्मी ये मैं हूँ विक्रम, मैं आपकी अभी अब्बू से बात कराता हूँ। विक्रम हैरान था। वो नासिर से बोला, अब्बू सच में अम्मी है, बात कर लो। नासिर ने फ़ोन लिया और शर्माते हुए उन सब की तरफ पीट करके बोला, हेलो हेलो राशिद के अब्बू, कैसे हो आप। हीरो ने अपने घर फ़ोन भेज दिया। वो बड़ा सा खंबा भी लगाया है। कहते हैं अब सबसे बात हो सकती है। मुझे हामिद का नंबर देना, मैं उससे भी बात कर लूँ। अरे रुबीना सच, ये कैसे हो गया। ये लोग बहुत भले हैं। हीरो मुझे हामिद से भी मिला कर लाया। ये ले राशिद से बात कर। नासिर बोला, अम्मी पता है हीरो का घर इतना बड़ा है, उसकी मम्मा है, पापा है, सब बहुत अच्छे हैं। उसने मुझे इतने खिलौने दिए। विक्रम ने फ़ोन लेकर काट दिया। फिर उसे वीडियो कॉल किया। रुबीना के पास राहुल के भेजे बंदे थे। उन्होंने उसे फ़ोन उठाना सिखाया। उसने फ़ोन उठाया तो वो सामने विक्रम को देखकर हैरान रह गई। वो बोला, अम्मी इसे वीडियो कॉल कहते हैं, देखो आप सब देख सकती हैं। ले राशिद, अब अम्मी को घर भी दिखा दे और अपने खिलौने भी। रुक, पहले अब्बू से बात करा दे, विक्रम बोला। राशिद अम्मी को देखकर खुश हो गया। उसने अब्बू को दे दिया। वो भी अपनी पत्नी को सामने देखकर खुश हो गया। वो साइड में जाकर बात करने लगा। फिर कुछ देर बाद उसने राशिद को दे दिया। राशिद ने अम्मी को पहले राहुल से मिलाया, फिर सिया से, फिर बटलर अंकल से, फिर वो उन्हें सारा घर दिखाने लगा और अंत में वो अपने खिलौने दिखाने लगा। रुबीना बहुत खुश थी। नीचे लिविंग रूम में विक्रम बोला, पापा आपने ये कब किया। जिस दिन तू वापस आया और बोला कि वहाँ फ़ोन नहीं था इसलिए हमें बता नहीं सका। मैंने उसी दिन सोच लिया था अब कोई विक्की कोई हामिद अपने माँ बाप से बात करने को तरसेगा नहीं, राहुल बोला। विक्की ने राहुल को गले लगा लिया। नासिर ने कहा, आपने हमारे लिए इतना बड़ा काम कर दिया, आपका एहसान रहेगा हमारे पर। एहसानों की बात मत करो भाईजान, आपने विक्की को बचाकर जो मुझ पर एहसान किया है, मैं कुछ भी कर लूँ उसका बदला नहीं चुका सकता, राहुल बोला। थोड़ी देर में राशिद को दिया और बोला, ये लो अपने अब्बू को फ़ोन चलाना सिखा दो। विक्रम ने नासिर को फ़ोन चलाना सिखाया। फिर फ़ोन में रुबीना, हामिद, अपना और राहुल का नंबर फिट कर दिया। नासिर बोला, विक्रम मैंने बहुत दुनिया देखी, आप लोगों से दिलवाले नहीं देखे। उसकी आंखें नम थी। शाम को विक्रम अपने रूम में आराम कर रहा था। बाकी सब लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। तभी डोरबेल बजी। बटलर ने गेट खोला। चीफ और जूही आए थे। जूही ने आकर सिया और राहुल के पैर छुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर उसने आसपास देखा। राहुल ने उसे राशिद और नासिर से मिलवाया। जूही ने नासिर के भी पैर छुए। उसने भी उसे आशीर्वाद दिया। राहुल ने उसे बताया कि ये विक्रम की होने वाली पत्नी है। नासिर खुश हो गया। उसने राशिद को अपनी भाषा में समझाया और जूही से मिलवाया। राशिद बोला, मेरे हीरो की पत्नी बिल्कुल हीरोइन है। वो हंस पड़ा। तब नासिर ने उन्हें बताया, ये कह रहा है कि हीरो की पत्नी हीरोइन जैसी है। तो सब हंस पड़े। राहुल ने कहा, जूही बेटा विक्रम ऊपर है, जाकर मिल लो। जूही ऊपर चल दी। राहुल ने चीफ को बिठाया। जूही विक्रम के कमरे में गई। विक्रम आंखें बंद किए लेटा हुआ था।
जूही ने अपनी चुन्नी का किनारा विक्रम के कान में मारा। वो बोला, राशिद मुझे सोने दे, मैं थक गया हूँ। जूही ने फिर वैसा ही किया। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुझे एक बार कहा कि मुझे सोने दे। वो उठकर बैठ गया। जैसे ही उसने जूही को देखा वो देखता रह गया। उसने आंखें बंद करके दोबारा खोली। फिर उसने अपने को थप्पड़ मारकर देखा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। जूही बोली, इतने दिन हो गए आए हुए, एक फ़ोन भी नहीं किया। जूही के बोलने से विक्रम को पता चला कि ये सपना नहीं हकीकत है। उसने जूही के गालों को छू कर देखा, फिर उससे लिपट गया। जूही उससे दूर करती हुई बोली, अब ये नाटक मत करो, 4 महीने हो गए, शक्ल दिखाना तो दूर, फ़ोन तक नहीं किया। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी, ऊपर से तुम्हारा वो ललित उसे फ़ोन करती थी, कह देता मिशन पर गया है, फिर उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। आंटी अंकल को फ़ोन करके एक आध बार पूछा, उन्हें भी कितना फ़ोन करती। मुझे लगा कि तुम किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गए हो और मुझे छोड़ दिया। तुम्हें पता है मैं कितना रोई हूँ। जूही उसको मुक्के मारते हुए रोते हुए बोली। विक्रम की आंखों में भी आंसू थे। वो बोला, जूही तुम्हें पता नहीं, मैं तो मौत के मुंह से वापस आया हूँ। 7 गोलियां मारी थी कमीनों ने, पर कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मुझे तुम सबके प्यार और दुआओं ने बचा लिया। 3 महीने मैं बेहोश रहा, फिर महीना भर नासिर अब्बू ने मेरा इलाज किया, तब जाकर यहाँ आ पाया। मम्मी पापा को भी पता नहीं था। वो लोगों को मेरे गोलियां लगने और खाई में गिरने का पता था। एजेंसी वालों ने तो मुझे शहीद घोषित कर दिया था, पर मम्मी पापा को भरोसा था कि मैं आ जाऊंगा। वहाँ फ़ोन भी नहीं थे, वरना फ़ोन करके बता देता। विक्रम उससे फिर लिपट गया। जूही भी उससे लिपट कर रोने लगी। मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? क्या मैं इतनी पराई थी? नहीं, तुम पराई नहीं, बल्कि बहुत अपनी थी। वो तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहते थे और उन्हें यकीन था कि मैं वापस आऊँगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें बताया नहीं। विक्रम ने उनकी तरफ से सफाई दी। लेकिन तुम्हें आए हुए 3 दिन हो गए हैं, तुमने आके भी फ़ोन नहीं किया। वो तो अगर कल अंकल फ़ोन ना करते तो हमें पता ही नहीं चलता। जूही को बहुत गुस्सा आ रहा था और ये जायज़ भी था। जूही, सच बताऊं, मुझे इतनी चोटें लगी थी, मैं अपने टेस्ट करवा कर देखना चाहता था और पूरी तरह ठीक होकर ही तुम्हारे पास आना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि मुझ में कोई कमी तो नहीं आ गई है। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे कारण तुम दुखी रहो। विक्रम बोला। क्या विक्रम, तुमने मेरे प्यार को समझ क्या रखा है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम में कोई कमी हो और मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? क्या मैं इतनी मतलबी हूँ? तुमने मुझे बहुत छोटा कर दिया विक्रम। एक तो मुझे किसी ने बताया नहीं, उस पर तुम मुझे ये सब कह रहे हो। क्या तुम इतना ही समझ पाए हो मुझे? जूही का गुस्सा और बढ़ गया। वो विक्रम से अपने हाथ छुड़ाने में लगी थी, पर विक्रम छोड़ नहीं रहा था। नहीं जूही, मुझे पता है तुम कैसी हो, पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें दुखी कैसे देख सकता हूँ? हाँ, ये बहुत अच्छा है, और अगर तुम्हें पता चलता कि तुम में कोई कमी है तो तुम मुझे छोड़ देते। क्या यही प्यार है? विक्रम, थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। जूही ने उससे हाथ छुड़ाए और वहाँ से निकल आई। विक्रम उसके पीछे भागा। जूही, जूही रुक जाओ, आई एम सॉरी। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो। जूही नहीं रुकी। वो नीचे आकर जहाँ सब बैठे थे वहाँ आई और बोली, आंटी अंकल, मैं चलती हूँ। पापा, अगर आपने बैठना है तो बैठिए, मुझे आश्रम जाना है, सब रोज़ याद करते हैं। विक्रम भी वहाँ पहुँच गया और बोला, जूही बैठो तो सही, अभी अभी तो आई हो, कुछ देर तो रुको। किसी ने कहा है कि रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वो निभाने भी नहीं चाहिए। जूही ने विक्रम को सुनाया। लेकिन किसी ने ये भी तो कहा है, यूं ही हर एक बात पे नाराज़ ना हुआ कीजिए, मनाए कोई जो प्यार से तो मान लिया कीजिए। विक्रम ने भी अपने स्टाइल में कहा। ये किसने कहा है? जूही गुस्से से बोली। विक्रम स्टाइल में कॉलर कड़े करके बोला, अभी अभी निकला है इस शायर के दिल से, आपकी नज़र ने कमाल कर दिया। उसने जूही के आगे आदाब करने की मुद्रा में कहा। जूही ने आंखें फेर ली। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।